नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर नैनीताल से है, जहां जनपद में वाहन हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से एक्स पर पोस्ट करते हुए गहरा शोक व्यक्त किया गया है। आपको जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, तो वहीं शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में संबल देने की कामना उनकी ओर से की गई है। आपको जानकारी देते चले कि उनकी ओर से हादसे के बाद पूरे इलाके में जिस तरीके से दुख और संवेदना का माहौल देखने को मिल रहा है, तो जानकारी देते चले कि नैनीताल में भीषण सड़क हादसा हो गया और जहां खाई में गिरने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो आपको जानकारी देते चले कि नैनीताल के सैनिटोरियम क्षेत्र में स्थित भवाली बाईपास में दर्दनाक सड़क का हादसा सामने आया और जहां कैची धाम इलाके में नियंत्रित होकर लगभग 70 फीट गहरी खाई में वाहन जा गिरा और जिसमें कि सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं मृतकों में एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल थे और जिसमें एक महिला तो वहीं एक पुरुष और 2 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। हादसे में वाहन चालक की भी जान चली गई है, जहां जानकारी के अनुसार यह भी सामने आया है कि सभी लोग लखनऊ से नैनीताल घूमने के लिए गए थे। जहां दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और एसएसबी की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू अभियान को शुरू किया गया और जहां काफी मशक्कत के बाद सभी के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। आपको जानकारी यह भी देते चले कि हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहीं पुलिस की ओर से मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गाड़ी तो लखनऊ की है, ड्राइवर का नाम अभी ज्ञात नहीं हो पाया है, लेकिन जो इसमें लोग सवार थे ये खटीमा के चुफाल लोग हैं और जिसमें जो है दो जो है 45 साल से ऊपर उम्र के थे और एक 19 साल का, एक 12 साल का बच्चा था उसमें। ये 4 लोग जो है इनकी डेथ हुई है और साथ में जो है एक बच्चा है, वो ड्राइवर है तो वो अज्ञात है, उसके बारे में भी जानकारी नहीं हो पाई है ड्राइवर कौन है। कि भौली से जो सैनिटोरियम वाला बाईपास है और जो रूट रातीघाट की तरफ जाता है, उस रूट पे एक वाहन गिरने की सूचना पे हम लोगों द्वारा कार्रवाई की गई और हम लोगों द्वारा मौके पे आया गया और यहाँ देखा गया कि महिंद्रा एक्सयूवी करके गाड़ी थी, नई बैटरी ऑपरेटेड जो गाड़ी चल रही है आजकल, और उसमें 5 व्यक्ति सवार थे, जिसमें से घटनास्थल पर जाके हमारे देखा कि 2 व्यक्ति जो थे, एक महिला और एक पुरुष, गाड़ी में बुरी तरह से फंसे हुए थे। उनको निकाला गया और बाकी जो 3 व्यक्ति थे वो बाहर थे, उन्हें रेस्क्यू किया गया और हॉस्टल भिजवाया गया एम्बुलेंस के माध्यम से। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां स्थित सोबन सिंह जिना विश्वविद्यालय में 18 जून को पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा, जहां समारोह को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं और जहां कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने देहरादून में उत्तराखंड के राज्यपाल एवं कुलाधिपति गुरमीत सिंह से मुलाकात कर कार्यक्रम की तैयारियों पर भी चर्चा की। तो जानकारी देते चले कि विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार इस समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को उपाधियां और पदक भी प्रदान किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि प्रशासनिक भवन में हुई बैठकों में ऑडिटोरियम व्यवस्था, यातायात प्रबंधन जैसे विषयों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। और जहां विश्वविद्यालय ने आने वाले समय में साइबर सिक्योरिटी, फॉरेंसिक साइंस, तो वहीं टूरिज्म के साथ साथ सिनेमेटोग्राफी जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रमों की शुरुआत करने की भी घोषणा की है। अब खबर मसूरी से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जहां आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी ने देश को आधुनिक सोच देने का काम किया और जहां सूचना तकनीक, दूरसंचार के साथ साथ पंचायत सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान उनकी ओर से दिया गया। नेताओं ने यह भी कहा कि राजीव गांधी का मसूरी से विशेष लगाव था, वे अक्सर यहां आया करते थे। तो वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता और पूर्व विधायक ज्योत सिंह गुंसोल का कहना है कि राजीव गांधी ने युवाओं और ग्रामीण भारत को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिन्हें देश हमेशा याद रखेगा। आज हमारे देश के, जिनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, हमारे ऐसे युवा
स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी, जिन्होंने भले ही देश की 5 साल सेवा कर पाए, आज के दिन उनको एक पब्लिक मीटिंग के अंदर मानव बम के द्वारा उड़ा दिया गया। आज़ादी से पहले हमारे कई परवानों ने आज़ादी के लिए, इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। उन्होंने आज़ादी के बाद भी इस देश के लिए अपना बलिदान दिया और आज उनके बलिदान को याद करते हुए उनके कार्यों को याद करने का हम काम कर रहे हैं, जिन्होंने पंचायती राज एक्ट से लेकर आईटी सेल से लेकर इस पूरे भारत को जो तकनीकी ज्ञान दिया, जिससे पे आज पूरा भारत खड़ा है। उस समय उन्होंने एटीएम जैसी सुविधाएं दी, महिला आरक्षण पंचायती राज में एक्ट लागू किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां चारधाम यात्रा 2026 को सुगम और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में परिवहन विभाग की ओर से नई पहल की गई। जहां आपको बताते चले कि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा के निर्देशन में ग्रीन कार्ड बनवाने आने वाले वाहन चालकों और श्रद्धालुओं के लिए विशेष एसी वेटिंग हॉल तैयार किया गया है, जहां यात्रियों के बैठने के लिए आरामदायक व्यवस्था, टीवी तो वहीं शुद्ध पेयजल के साथ साथ स्वच्छ शौचालय जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही साथ कार्यालय परिसर के बाहर भी हेल्प डेस्क स्थापित किया गया, जहां तैनात कर्मचारी श्रद्धालुओं और वाहन चालकों को ग्रीन कार्ड प्रक्रिया की पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो वहीं तकनीक के तहत उपयोग के तहत परिसर में QR कोड भी लगाए गए हैं, जिनकी मदद से लोग सीधे ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। परिवहन विभाग की यह पहल चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है, तो वहीं व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी व सरल बना रही है। देखिए, इस बार चारधाम यात्रा में जो भी वाहन ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए जो भी श्रद्धालु अगर वाहनों के साथ आते हैं, तो उनके प्रतीक्षा करने के लिए एक एसी वेटिंग हॉल बनाया गया है, जहाँ पे टीवी वगैरह की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा शुद्ध पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था की गई है उनके लिए, और एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, कार्यालय के बाहर ही है जो कि, और जहाँ पे कार्मिकों की उपलब्धता के साथ साथ जो कि सबको गाइड करते हैं, हमने वहाँ पे QR कोड्स लगाए हैं, ताकि जिन भी वाहन चालकों को इशू आता है अप्लाई करने में ग्रीन कार्ड के लिए, वो QR कोड स्कैन करके सीधे वहाँ पोर्टल पे जाके उसमें अप्लाई कर सकते हैं। खबर देहरादून से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सार्वजनिक सड़कों पर नमाज न पढ़ने की सख्त चेतावनी का उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने स्वागत किया है। जानकारी देते चले कि शम्स का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान पूरी तरह से धर्म सम्मत है और जहां इस्लाम में भी सड़क पर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। शम्स का यह भी कहना है कि इबादत के लिए भी नियम होते हैं और इसे हकुल इबादत भी कहते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। है कि युवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार नमाज को लेकर सड़क पर पढ़ने के लिए बयान दिया है, वो पहले भी दे चुके हैं, और इस्लाम में भी ये इस्लाम का पार्ट नहीं है। सड़क पर नमाज पढ़ना हर चीज का इबादत के कुछ रूल्स होते हैं, इसे कहते हैं हक्कुल इबादत के भी कुछ नियम होते हैं। आप ऐसी गंदे रोड पे सड़क के ऊपर बिछा के थोड़ी पढ़ सकते हैं, और वो भी नमाज जैसी चीज पढ़ रहे हैं जिससे किसी को दिक्कत हो रही है, रोड्स ब्लॉक हो रहे हैं और एम्बुलेंस में लोग खड़े हैं, और अगर हमारी वजह से कोई परेशानी किसी को होती है तो आपकी नमाज तो जाया हो ही गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का असर लगातार देखने को मिल रहा है, जहां मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी और उत्तरकाशी सहित कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। जानकारी देते चले कि गुरुवार को देहरादून में तापमान 41 डिग्री दर्ज किया गया, तो जबकि पंतनगर और हरिद्वार में भी पारा 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों का दिन में घरों से निकलना बेहद ही मुश्किल हो गया है। तो वहीं आपको बता दें कि स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, और जहां रोजाना रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। तो वहीं जिला अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए, उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी जैसे देखने को मिली है। उत्तराखंड में भी ऐसे ही जो है तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, खासतौर से 15-16 मई के बाद से। और पिछले 24 घंटे में भी अगर हम देखें, मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे तापमान जो है 40 डिग्री के आसपास, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में कुछ स्थानों पे जो है तापमान 30 डिग्री के आसपास देखने को मिले हैं।
और अगले 1-2 दिन में भी तापमान में जो है 1 से 2 डिग्री हम ऐसी संभावना बन रही है कि ऐसे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने 48 घंटे के लिए हीट वेव का जो अलर्ट है, धूप एक्चुअली पड़ तो रही है बट प्रिकॉशन यही है कि हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि घर से ना निकले, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम है तो हमारे लिए इजी है, बट उनके लिए डिफिकल्ट है जो वैसे निकलते हैं डेली। इसके लिए बस प्रिकॉशन यही है, ठंडा जूस वगैरह यही लेते हैं हम लोग प्रिकॉशंस के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर प्रदेश भर में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है और जहां शासन के आदेशानुसार 19 से 21 मई तक सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहना है। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि सरकारी कार्यक्रम सीमित रूप में ही आयोजित किए जाएंगे। हालांकि कोटद्वार तहसील में इन निर्देशों के पालन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि तहसील परिसर ना तो राष्ट्रीय ध्वज यहां लगाया गया है और ना ही राजकीय शोक के तहत उसे आधा झुकाया गया है। इसको लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल भी पूरे तरीके से देखने को मिल रहा है। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते खबरों की ओर। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पूरी तरीके से चरम पर है, जहां आपको बता दें कि हरिद्वार में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। तो वहीं बाबा केदार और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है। और इसी बीच महाराष्ट्र से आए 6 सदस्य श्रद्धालुओं का एक दल हरिद्वार और ऋषिकेश से पैदल यात्रा करते हुए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की ओर रवाना हुआ है, जहां आपको जानकारी देते चले कि हाथों में पूजा सामग्री और दिल में गहरी श्रद्धा के लिए ये यात्री कठिन रास्ते और तेज धूप की परवाह किए बिना लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं का कहना है कि भगवान की भक्ति हर कष्ट को आसान बना देती है। पैदल इसलिए मैं लिया, मैं कर रहा हूँ चारधाम पैदल यात्रा, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ से ऋषिकेश से हरिद्वार से जल लेते हुए फिर घर वापसी लौटूंगा। ये मेरा रहने वाला है 25 किलोमीटर का यात्रा। पहले मैं बाइक से ट्रैवल करता था, छोटा मोटा धाम करके आया हूँ और अभी मैं पैदल का निर्णय लिया। और इसमें यह है मेरा बात, पैदल इसलिए मैं लिया, गौ माता को, राष्ट्र माता को घोषित करना है और हिंदू को आगे बढ़ाना और हिंदू का रक्षा करना, ये मेरे भोलेनाथ से प्रार्थना है। मैं कर रहा हूँ चारधाम पैदल यात्रा, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ से ऋषिकेश से हरिद्वार से जल लेते हुए फिर घर वापसी लौटूंगा। ये मेरा रहने वाला है 25 किलोमीटर का यात्रा। पहले मैं बाइक से ट्रैवल करता था। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां पुलिस को आईपीएल की सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। जानकारी देते चले कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जो कि कथित तौर पर ऑनलाइन ऐप के जरिए आईपीएल मैचों में सट्टा चला रहे थे। जांच में सामने आया है कि देश में कई बड़ी सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बाद इस गैंग ने अपनी अलग ऐप तैयार कर लोगों को सट्टा खिलाना शुरू किया। और जहाँ पुलिस के अनुसार गैंग रोजाना करीब 7 से 8 लाख रुपए का सट्टा संचालित कर रही थी और अब तक लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक का लेन देन हो चुका है। कुछ भुगतान डिजिटल माध्यम से किए जा रहे थे, जबकि हिसाब किताब रजिस्टर में दर्ज किया जाता था। मौके से पुलिस ने 6 मोबाइल फोन, 1 रजिस्टर तो वहीं एक पेन समेत 51,100 रुपए भी नकद बरामद किए हैं। जहां तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना मुखानी में मुकदमे को दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं पुलिस अब नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और सट्टा खेलने वालों की भी तलाश में जुटी है। एसओजी और थाना मुखानी की टीम को, जिसे सीओ सिटी अमित कुमार जो है वो नेतृत्व कर रहे थे उस टीम का, उसको एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 3 अपराधियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और ये बड़े पैमाने पे हल्द्वानी क्षेत्र में जो है वो सट्टा का गैंग एक ऑपरेट कर रहे थे। और फिलहाल हम लोगों ने इनसे 51,000 से भी ज़्यादा कैश जो है वो बरामद किया। साथ में 6 मोबाइल मिले हैं और बाकी अन्य उपकरण भी मिले हैं। साथ में क्रेटा कार भी हम लोगों ने इसमें बरामद की है, जिसका प्रयोग किया जा रहा था इस अपराध को कारित करने में। और इनकी जब क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोगों ने खंगाली तो इसमें जो मुख्य आरोपी है उसके ऊपर ऑलरेडी 3 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें एक एक्साइज एक्ट है, एक एनडीपीएस है और एक कोविड के दौरान जुआ खिलाने का अभियोग पूर्व से पंजीकृत है। और इसी आधार पर हम लोग इनके आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो इसमें जो सट्टे का पैमाना है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर ये लोग खिला रहे थे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां चर्चित राजपुर हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बताते चले कि कुख्यात शूटर राजन उर्फ जैकी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जहां जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि यह हत्या संपत्ति विवाद के चलते रची गई साजिश का हिस्सा थी। जहां पुलिस के अनुसार मृतक अजय के सौतेले भाई अमित ने ही सुपारी देकर उसकी हत्या करवाई थी, तो वहीं आरोपी ने अपनी प्रेमिका और अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस के साथ साथ मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया और जहां पुलिस के मुताबिक राजन उर्फ जैकी पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हत्या, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट समेत 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। कि एक जो पीसी है, एक शॉर्ट नोटिस पे बुलाई गई है। इसमें पिछले साल करीब 1 साल पूर्व एक हत्या जो राजपुर थाने में हुई थी, जिसमें अजय भटेजा की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हुई थी। उसमें अभियोग 103 धारा 103 बीएनएस में कायम किया गया था और पिछले 1 साल से अभियुक्तगण लगातार बच रहे थे किसी न किसी कारण से। लेकिन इसमें हमारे जो थाना प्रभारी हैं, सर्कल अफसर हैं, एसपी सिटी और इनकी टीम ने लगातार उस केस का पीछा किया, लगातार इसमें मेहनत करी। इसमें आयु के द्वारा भी बहुत बेहतरीन कार्य किया गया और 1 साल बाद आज मैं ये कह सकता हूँ कि इस हत्या को करने वाले में जो मेन अभियुक्त था उसको हम लोगों के द्वारा पकड़ा गया है, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम भी किया गया था और इसकी बहुत ही लंबी अपराधों की फहरिस्त है, उसके भी हम लोगों ने उसको भी कोट किया है। ये घटनाक्रम इस तरीके से है कि 25 मई 2025 को की रात को अजय भटेजा जो जाखन क्षेत्र में रह रहे थे, वहाँ पर उनका अपना जो एक सौतेला भाई है अमित भटेजा से लगातार संपत्तियों को लेकर कुछ लगातार विवाद था, जिसमें थाना राजपुर, मसूरी या अन्य क्षेत्रों में संपत्तियों के डिवीज़न प्रॉपर नहीं हो पाने को लेके अमित भटेजा के मन में लगातार उसके प्रति एक द्वेष था। इस बीच जो इस घटनाक्रम का जो मुख्य अभियुक्त है, इसका नाम जतिन है। अब खबर अल्मोड़ा जिले से है, जहां सल्ट विकासखंड के दूरस्थ ग्राम टंडम में मानव और वन्य जीव संघर्ष में ग्रामीण महिपाल सिंह की मौत के बाद जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने स्वयं ही गांव में पहुंचे, तो वहीं पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। जहां डीएम ने परिवार की समस्याएं सुनते हुए एक बेटी को तहसील सल्ट में अस्थायी डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो वहीं दूसरी बेटी को शिक्षक स्वयं सेवक के द्वारा उसमें नियोजन देने के भी निर्देश दिए हैं। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि गांव में ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने चैन लिंक, फेंसिंग, सोलर लाइट, पेयजल की लाइन, तो वहीं सड़क सुधार के कार्य जल्द ही शुरू करने के निर्देशों को जारी किया है। देखिए, ऐसा है कि आज तो पहला प्राइमरी रीज़न हमारा ये था, जहाँ फैमिली के इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि जब उस दिन अटैक हुआ था तो मैंने इनको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके आऊँगा, तब वो डेड बॉडी को फिर यहाँ से ले गए थे पोस्टमार्टम के लिए। तो एक तो वो हमें प्रॉमिस भी पूरा करना था, फिर माननीय मुख्यमंत्री के भी आदेश थे कि जैसे ऐसे इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं, एक ही गाँव में 2 बार हो गया, तो हमें एक बार एरिया का एक बार पर्व्यू तो मिल ही जाता है। अगर हम यहाँ विजिट कर रहे हैं तो बाकी जगह भी लगभग सिमिलर समस्या ही होंगी। अब इसको हम कोशिश ये करेंगे कि इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव एक सोल्यूशन बनाएं, ताकि जो ऐसा इंटरेक्शन जो हो रहा है मैन और एनिमल का, इसको हम मिनिमाइज कर सकें। वहाँ फॉरेस्ट के 2 लोग 24/7 यहाँ तैनात हैं। अब खबर कोटद्वार से है, जहां जल संसाधन ने जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कैस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना को धरातल पर उतार दिया है। जी हां, आपको बता दें कि इस योजना के तहत शहर में वर्षा जल संचयन की आधुनिक रेन वाटर टैंक बनाए जा रहे हैं और अब तक 3 टैंक स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि 3 नए टैंकों का निर्माण जारी है। ये सिस्टम राजकीय इंटर कॉलेज मोटा डाक, आरटीओ ऑफिस और एक डिग्री कॉलेज में भी लगाए जा रहे हैं। मैडम, ये राज्य सेक्टर के अंतर्गत हमें इसमें धनराशि प्राप्त हुई है। एक की लागत जो है करीब 15.5 लाख 16 लाख बैठती है।
जगह के हिसाब से होता है। और इसमें मैम अभी हम शहर में हमें 3 स्वीकृत हुए हैं। एक ये राजकीय इंटर कॉलेज बुढ़ाठाक, दूसरा जो है हमारा आरटीओ ऑफिस, और तीसरा है हमारा डिग्री कॉलेज में। ये काम शुरू हो चुका है और वो दोनों साइड हमने ठेकेदार को दिखा दी है, शुरू होने वाला है। इसमें मैडम यह है कि जो स्कूल की बिल्डिंग का जितना पानी है वो पाइपों के थ्रू कलेक्टिंग चैम्बर में आएगा, वहाँ पर इसका अलग अलग चैम्बर में फिल्टर होगा। उसके बाद ये जाएगा हमारे टैंक में, जो 30,000 लीटर का टैंक है, 30 KL का। और जब वो टैंक भी भर जाएगा बरसात के पानी से, तो उसका ओवरफ्लो जो है वो जमीन में, ग्राउंड में जाएगा। उसके लिए अभी आप जो मशीन की आवाज़ सुन रही है वो बोर हो रहा है, 50 मीटर गहरा है, जिससे कि जो हम कोटद्वार नगर में ट्यूबवेल से पानी ले रहे हैं तो हम 400 कर नहीं रहे हैं जमीन को, तो पृथ्वी को रिचार्ज करने के लिए जो ओवरफ्लो का पानी है वो जमीन में जाएगा, क्योंकि बरसात का पानी बहुत ज़्यादा है हमारे पास। और इसके साथ साथ हमारे 3 सने बन चुके हैं, और ग्रामीण में भी हमें 3 स्वीकृत हुए हैं। एक यमकेश्वर है, जहरी खाल है और द्वारी खाल है, वहाँ काम शुरू हो चुके हैं हमारे मैडम, यमकेश्वर शुरू होने वाला। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।